नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और कदम आप मेरे साथ बढ़ाने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन प्यारे सेशन की। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान कक्षा 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 12 हमने शुरू कर दी थी और पहला चैप्टर चल रहा था। आज इस पहले चैप्टर को पूरा करेंगे और इसकी कंप्लीट पीडीएफ चैप्टर नंबर 1 की आपके साथ जो है शेयर कर देंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। कैसे हैं आप? मनोज, रीना जी स्वागत आपका, बाबू जी स्वागत आपका, चाहत जी कैसे हैं आप, मनीषा जी, सरिता जी स्वागत आपका एंड सानिया जी कैसे हैं आप? अवाज अहमद जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के सेशन की अपन जो है शुरुआत करते हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 12 आरबीएससी की बुक हम जो है डिस्कस कर रहे हैं और कक्षा 12 हमने शुरू कर दी है। कक्षा 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 चल रहा था बुद्धि के बारे में ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम अभिक्षमता को पढ़ेंगे और बुद्धि का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। क्लास का टाइम हमने 12 बजे जो है इसका कर दिया है। तो अगर आप इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अर्थात आप राजस्थान एग्जाम मंत्रा परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, तो बिल्कुल बन जाइए और इस परिवार के साथ मिलकर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें और अध्ययन करें और आगे बढ़ते चले जाएं। विद्वान साथियों, हमारे सेशन की सभी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? हमारे सेशन की सारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम लिंक पे या टेलीग्राम चैनल पर आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मिलता नहीं है। आपके सामने बारकोड दिए हुए हैं, इनको स्कैन करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इन बारकोड के कोड को स्कैन करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस ये नीचे दिया गया जो लिंक है इस पर क्लिक करके भी आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सरोज जी कैसे हैं आप? लक्ष्मी स्वामी जी स्वागत आपका, कैसे हैं? जय सैनी जी, वेद चौधरी जी, कमल मीना जी कैसे हैं आप? सिंपल जी स्वागत आपका। राशिदा जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? दिनेश जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? डीवी जी स्वागत आपका। अनुसूर्या जी स्वागत आपका, कैसे हैं आप? तो चलिए करते हैं शुरुआत। बुद्धि और अभिक्षमता की हम चर्चा कर रहे थे लास्ट सेशन में, तो उसको हमने कितना कर लिया है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। अभी 1 नंबर ही चैप्टर हमारा चल रहा है। देखिए इस चैप्टर में हमने जो है वो लास्ट सेशन में चर्चा की थी। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत हमने कर लिया था और बुद्धि का आंकलन भी हमने चर्चा कर लिया था, कैसे होता है। आईक्यू का सूत्र भी हमने देख लिया था और हम थे यहाँ गोलमैन का सिद्धांत हमें शुरू करना है। गोलमैन का सिद्धांत हमें क्या करना है? शुरू करना है। आइए गोलमैन के सिद्धांत से शुरू करते हैं। गोलमैन, थ्योरी ऑफ गोलमैन। गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक थे। शेलोवी और मेयर ने 1970 में सावेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया, जिसकी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या गोलमैन ने की थी। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा की थी और उसमें हमने ये जाना था लास्ट सेशन में कि किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे दिनेश कुमार मीना जी
राधे राधे, कैसे हैं आप? रेखा मीना जी, स्वागत आपका। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे सुमन सैनी जी, स्वागत आपका। राजकुमार जी, स्वागत आपका। सहनाज जी, कैसे हैं आप? प्रियंका जी, कैसे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीटी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। लास्ट सेशन में हम चर्चा कर रहे थे कि किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे 20% आईक्यू का हाथ होता है और 80% जो होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का हाथ होता है। यानी हम अगर अपने कार्य में सफल हो रहे हैं कि असफल हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। वालेकुम अस्सलाम। अहमद जी, कैसे हैं आप? अजवान अमवाज अहमद जी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। अभय स्वामी जी, स्वागत आपका भी। तो ये जो गोलमैन ने क्या किया था कि ये जो सोल्वी और मेयर ने जो सिद्धांत दिया था, किसका? सावेगिक बुद्धि जो बताई थी, इस सावेगिक बुद्धि पर वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या की थी गोलमैन ने 1998 के अंदर। और अपनी एक पुस्तक लिखी तो इन्होंने, क्या नाम था? इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो, अर्थात मानसिक आयु बुद्धि लब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? इस बुक का हिंदी नाम है ये, मानसिक आयु बुद्धि लब्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों? और यही इस पुस्तक का नाम था, इमोशनल इंटेलिजेंस वही इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। यानी किस कारण से ये, किस लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी पुस्तक 1998 में इन्होंने ये बात कही, पुस्तक का नाम था ये। और इस पुस्तक में इन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझाया इन्होंने कि जिंदगी की सफलताओं का केवल 20% जो है वो बुद्धि लब्धि के कारण होता है और बाकी 80% सफलता सावेगिक बुद्धि इंटेलिजेंस यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण होती है। ये सेशन हमने कल पढ़ा था, लास्ट में हमने पढ़ा था ना परसों, ये कि 20% हमारी सफलता आईक्यू पर डिपेंड करती है और 80% जो हमारी सफलता है वो हमारी सावेगिक बुद्धि पर निर्भर करती है। गोलमैन की सावेगिक बुद्धि की परिभाषा के अनुसार यह वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों और स्वयं के भाव को पहचानता है और अपने आप को अभिप्रेरित करता है। यह अपने संबंधों में संवेगों को प्रतिबिंबित कर पाता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि सावेगिक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि से मापी गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है, पर यह उसके विरोधी ना होकर पूरक है। यानी क्या कहा गोलमैन ने कि आईक्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है, ना कि विरोधी है। यानी अगर आप इमोशनली किसी चीज को प्राप्त करने की, है ना, वो एक डायलॉग भी सुना होगा कि अगर किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए कोशिश करती है। तो यही बात, ये बात जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस को सिद्ध करती है कि अगर हम किसी लक्ष्य के लिए भावात्मक रूप से, संवेगात्मक रूप से पूर्णतः तैयार हैं और उसको प्राप्त करने के लिए बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो बुद्धि भी हमारा पूरा पूरा साथ देती है। अर्थात अगर हम किसी चीज के साथ भावुक रूप होकर जुड़ जाए, भावात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, तो कहते ना कि चप्पल खोल के पीछे पड़ जा, मारवाड़ी में कहे ना, छोटे थे तब हम ऐसा कहते थे, चप्पल खोल के पीछे पड़ जानो, नहा धो के पीछे पड़ जानो। तो बस यही है सफलता, आपका जो भी लक्ष्य है उसके पीछे आप नहा धो के पीछे पड़ जाओ। पीछे पड़ जाने का अर्थ क्या है? बस 24 घंटे उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में बात करना। जैसे एक प्रेमी को 24 घंटे क्या दिखती है? प्रेमिका दिखती है। और एक प्रेमिका को 24 घंटे कौन नजर आती है? किसके बारे में सोचता है, किसके बारे में वो बात करता है, किसके ख्यालों में खोया रहता है? प्रेमिका के ख्यालों में। तो ठीक वैसे ही अगर हम अपने लक्ष्य के साथ
भी वैसा ही प्रेम कर लेते हैं जैसा कि एक प्रेमी प्रेमिका को करता है, एक माँ अपने बेटे को करती है, एक बेटा या बेटी अपनी माँ को करता है, एक बहन अपने भाई को करता है। वैसे ही प्रेम अगर देखो, अगर किसी चाहत को हम प्राप्त करने के लिए 100% लग जाए ना, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो हम प्राप्त ना कर सके। बस ईमानदारी 100% होनी ही चाहिए, है ना। तो बस लगे रहेंगे हम इसी प्रकार से। इस सिद्धांत में गोलमैन ने सांवेगिक क्षमता के सेट के बारे में भी बताया, जो कि एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है, जो कि 4 प्रमुख समूह में विभाजित है। आत्म अवगत होना, आत्म अवगतता अर्थात सेल्फ अवेयरनेस, अपने संवेगों, शक्तियों और कमजोरियों को समझने की क्षमता आती है इसमें। आप किसके प्रति, जैसे आज आप अध्यापक बनने के बारे में सोच रहे हैं ना, आप आज आप अध्यापक बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप अध्यापक बनने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अध्यापक बनना चाहते हैं। आप जब पढ़ते थे तो आपने सोचा था कि मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। आपके पास सारे रास्ते थे, पढ़कर आप डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, नेता बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे, लेकिन आपने अध्यापक बनना चुना क्योंकि आपके भाव जो है वो इस सेक्टर में, अध्यापक लाइन में आपको मोटिवेट कर रहे थे। तो हमें अपनी शक्तियों को, हमें अपनी कमजोरियों को समझना होगा। अगर हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझ लेंगे तो फिर उसी दिशा में हम काम करने वाले हैं। दूसरा है आत्म प्रबंधन अर्थात सेल्फ मैनेजमेंट, अपने अभिप्रेरकों को प्रबंधित करने और व्यवहारों को नियमित करने की क्षमता को कहते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट है कि अपने शक्तियों को पहचान कर, अपने गुणों को पहचान कर, अपने बारे में जो, जैसे आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हो, तो इस रीट की तैयारी में कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हो, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कुछ एक आधे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप थोड़े से कम हो, यानी वो आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है। वेरी गुड आफ्टरनून अयान खान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सिमी जी कैसे हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पीएस कैसे हैं आप? माया शेखावत जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो हमें करना क्या है? बेसिकली हमें यह करना है कि हमें अपने आप को समझकर और अब उस समझ के अनुसार कि मेरी शक्तियां क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, हमें अपने आप को मैनेज करना है। जो पॉइंट स्ट्रॉन्ग है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें और जहां कमी है उस कमी को दूर करने का हम प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद आता है सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस, दूसरों के कार्य, अनुभव एवं उनके कारणों को समझने की क्षमता करना। अगर कोई व्यक्ति समाज में कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य से उसको सफलता मिल रही है, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे पड़ोसी का जो लड़का है या लड़की है वो कैसे पढ़ा और वो कैसे सफल हुआ। हालांकि ये जरूर नहीं कि वो सारी की सारी बातें आप पे लागू हो, लेकिन हम सामाजिक मुद्दों को, सामाजिक बातों को, सामाजिक चीजों को समझ सकते हैं। क्यों? सही बात है ये? सही बात है क्या ये? ओम प्रकाश सैनी जी, क्या ये बात सही है? विजय लाल बन्ना जी कैसे हैं आप? फिर आता है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, स्वयं के व्यवहार से दूसरों से वांछित परिणाम प्राप्त करना एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता। अगर आप एक लीडर के गुण रखते हैं, अगर आप एक नेतृत्वकर्ता के गुण रखते हैं, तो आप आपके आसपास के लोगों से अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकते हैं। लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपनी इच्छा अनुसार दूसरों से काम करवा सके। जैसे महात्मा गांधी चाहते थे तब लोगों से सत्याग्रह करवा लेते थे ना, क्योंकि उनमें एक अच्छे लीडर के गुण थे। उनमें क्या थे? कि अच्छे लीडर के गुण थे। गोलमैन के अनुसार जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफल होना सांवेगिक क्षमता की आवश्यकता होती है, और इसी कारण गोलमैन ने अपने मॉडल को निष्पादन अर्थात थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस कहा। इसके बाद आता है देखो बुद्धि मापन। क्या आता है?
बुद्धि मापन आता है। वैसे तो बुद्धि मापन की हम चर्चा कर चुके हैं कि बुद्धि मापन का जो सूत्र है वो क्या है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, इससे हम बुद्धि का मापन कर सकते हैं। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, आप सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, हालांकि मैं आपको पोल भी दूंगा इसका अपने कम्युनिटी पोस्ट पर, कि क्या हम 12th को आगे कंटिन्यू रखें या हम मनोविज्ञान के टॉपिक के अनुसार एक एक बिंदु को शुरू करें फिर से, या पहले 12th को कंप्लीट करें और फिर मनोविज्ञान का एक एक टॉपिक हम विस्तार से दोबारा पढ़ें जो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। आप बताना जरूर, हालांकि ये सारा रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूं मैं आपको। जैनसन के अनुसार बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापना आसान है। किसने कहा कि बुद्धि बिजली के समान है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन आपको किसी भी गाइड में नहीं मिलेगा, मेरे पास सारी गाइड है लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा। किसने कहा कि बुद्धि बिजली के लिए समान है? बुद्धि बिजली के समान है, किसने कहा? ऐसे क्वेश्चन होते हैं। किसने कहा था? जैनसन ने कहा था। बुद्धि परीक्षण द्वारा ही बुद्धि को मापा जाता है। 1905 में बीने और साइमन ने मिलकर पहला बुद्धि परीक्षण निर्माण किया था, जिसे क्या कहते हैं हम? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। क्या कहते हैं? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहते हैं। कब बना ये? 1905 में बना। वर्तमान वर्ष बुद्धि परीक्षण बनाया गया जो कि वर्तमान वर्षों में मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय है। और टर्मन शब्द ऐसे लिखा हुआ था, ये टर्मन ने 1916 में इसका जो है वो महत्वपूर्ण शोधन किया और इसमें बुद्धि मापने का सूचक बुद्धि लब्धि को माना। और इसके बाद बुद्धि मापने के क्षेत्र में वैक्सलर ने, आर्थर ने, केटल ने, रेवन ने, गुड इनफ ने एंड कॉफमैन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी सबसे पहला जो सूत्र दिया था वो तो किसने दिया था? बुद्धि मापन का। महेश जी स्वागत आपका। बुद्धि मापन का जो सबसे पहला सूत्र दिया था वो तो बीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण का दिया था। लेकिन उसके बाद अनेक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी इस पर जो है कार्य किया। अब थोड़े से चैप्टर रहे हैं, इनको अगले 10 दिन में यानी इसी महीने में हम पूरा करवा देंगे आपको। और फिर 1 अप्रैल से अपन मनोविज्ञान का टॉपिक वाइज टॉपिक डिटेल सेशन शुरू करेंगे। साथ में ही मॉर्निंग में 8 बजे हमने टॉपिक वाइज MCQ भी शुरू कर दिए हैं। और कल का जो टॉपिक है वो है बाल विकास। कल सुबह 8 बजे बाल विकास के क्वेश्चन करेंगे यहीं पर। तो टॉपिक वाइज हम डिटेल सेशन भी कर रहे हैं और टॉपिक वाइज हम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे। सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महसूस हुई, जिसके कारण अमेरिकी सेना पर मशहूर बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा परीक्षण जो है वो किया गया। इसके अलावा आर्मी बीटा परीक्षण किया गया। आर्मी अल्फा और बीटा ये 2 परीक्षण है, एक शाब्दिक है और एक अशाब्दिक है। आर्मी अल्फा परीक्षण को शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ये ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे लोगों पर होता था क्योंकि सेना में नौकरी करने के लिए सैनिक चाहिए थे। और कुछ सैनिक ऐसे थे जो पढ़े हुए नहीं थे, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उन पर जो है आर्मी अल्फा परीक्षण किया गया, आर्मी बीटा। ये कार्य के आधार पर होता है, कार्य के आधार पर इसमें कार्य दिए जाते हैं और कौन किस कार्य को कितना अच्छा कर पाता है इसके आधार पर होता है। तत्पश्चात इन दोनों परीक्षणों का साथ में लाकर आर्म्ड फोर्सेस क्वालिफिकेशन टेस्ट तथा आर्म्ड सर्विसेज वोकेशन एटीट्यूड बैटरी परीक्षण के नाम से भी बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसे देखो थोड़ा सा ज्यादा गहरा हो जाता है फर्स्ट ग्रेड जितना, कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण को मिलाकर जो नया परीक्षण बना उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आर्म्ड फोर्सेस क्वालिफिकेशन टेस्ट। और इसी का एक और रूप बना था आर्म्ड सर्विसेज वोकेशनल एटीट्यूड टेस्ट, बैटरी टेस्ट। इन सभी बातों से यह ज्ञात होता है कि अलग अलग बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि को मापा जाता है, जिसमें कुछ परीक्षणों का
स्वरूप शाब्दिक होता है, अर्थात जिनके एकांशों निर्देशों को लिखित भाषा का प्रयोग होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लिखित भाषा का प्रयोग नहीं होता। इसमें दिए गए वस्तुओं को परिचालित करके कुछ विशेष डिजाइन बनाए जाते हैं जिनके आधार पर उनकी बुद्धि का मापन होता है। और बुद्धि के मापन में अधिकतम उपयोग किए जाने वाले कुछ परीक्षण हैं, जैसे बिने परीक्षण है, वेस्लर मापनी है, रेबेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, गुड एनफ ड्रॉ ए मैन परीक्षण है, पीवोडी चित्र शताब्दी परीक्षण है, एंड केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण है, और बच्चों के लिए निर्मित कॉफमैन मूल्यांकन परीक्षण है। ये सारे मूल्यांकन जो पॉपुलर मूल्यांकन है जो कि किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुद्धि टॉपिक कंप्लीट। हालांकि अभी हम कक्षा 12th से पढ़ रहे हैं और यहां पर कुछ ऐसी चीजें मिलेगी आपको जो आपको गाइड में नहीं मिलेगी, जैसे कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण को मिलाकर कौन सा नया परीक्षण बनाया गया। इस प्रकार के जो शब्द है, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। आर्मी अल्फा और बीटा याद रखना, बीटा अनपढ़ आदमी को हो और अल्फा पढ़े लिखे मानसांगो हो। यानी अगर पढ़े लिखे लोगों का परीक्षण करना है तो आर्मी अल्फा परीक्षण किया जाता था, और अगर अनपढ़ लोगों का परीक्षण करना है तो आर्मी बीटा परीक्षण किया जाता था। ऐसी बातों को आप जो है खास तौर पर याद रख सकते हो। नीता जी कैसे हैं आप? खम्मा घनी। अब आप बात आती है अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या होती है बताएं, किसे कहते हैं अभिक्षमता? इस टॉपिक को हम अलग से भी पढ़ेंगे। अभिक्षमता क्या होती है अगर इस पे चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो अभिक्षमता आपकी क्षमता को ही कहते हैं कि आपकी उपलब्धि किस क्षेत्र में अच्छी है। जैसे मैं ये कहूं कि एक कक्षा में 50 बालक है और उसमें से 5 बालक ऐसे हैं जो मैथ में होशियार है, या मैं एक बालक की बात करूं कि मोहन जो है वो चित्रकला में बहुत अच्छा है, तो चित्र बनाना उसकी अभिक्षमता हो गई। अर्थात अगर कहें कि मोहन की अभिक्षमता क्या है तो पेंटिंग है। आयुष वर्मा जी कैसे हैं आप? मोहन की अभिक्षमता क्या है? पेंटिंग है। तो हमारे द्वारा अर्जित किए गए कुछ विशेष कौशल ही हमारी अभिक्षमता कहलाते हैं। हमारे द्वारा अर्जित किए गए कुछ विशेष कौशल ही क्या कहलाते हैं? अभिक्षमता कहलाते हैं। ठीक है, आइए इस पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। अभिक्षमता मानव क्षमता का एक प्रमुख अंश है। अभिक्षमता किसी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को अभिक्षमता कहा जाता है। क्या कहा गया यहाँ पर? किसी विशेष कौशल को या किसी विशेष कौशल का ज्ञान प्राप्त करना ये क्या कहलाता है? अभिक्षमता कहलाता है। फ्रीमैन ने अभिक्षमता को परिभाषित करते हुए कहा कि गुणों या विशेषज्ञों के एक ऐसे संयोग से होता है। परिभाषित करते कहा कि गुणों या विशेषज्ञों के एक ऐसे संयोग से होता है जिससे विशिष्ट ज्ञान या संगठित क्षमता का पता चलता है। जबकि टुकमैन ने क्या कहा? टुकमैन ने कहा कि अभिक्षमता की परिभाषा में बताया गया है कि क्षमताओं या अन्य गुणों के ऐसे संयोग को जो चाहे जन्मजात हो या अर्जित हो, ज्ञान हो या जिसे किसी विशेष क्षेत्र में प्रवीणता विकसित करने या किसी व्यक्ति के सीखने की क्षमता का पता चलता हो, अभिक्षमता कहा जाता है। इन तीनों परिभाषाओं से एक सार निकल के आता है कि अभिक्षमता क्या होती है। इन तीनों परिभाषाओं से जो सार निकल के आता है वो बताता है कि अभिक्षमता क्या होती है। क्या होती है अभिक्षमता? अभिक्षमता होती है हमारे द्वारा ग्रहण किए गए या हमारे द्वारा सीखे गए कुछ विशेष योग्यताएं। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक बेहतरीन गायकार हो सकता है, कोई व्यक्ति गायकी में अभिक्षमता रखता है, कोई व्यक्ति पेंटिंग में अभिक्षमता रखता है, कोई गणित विषय में बहुत अच्छा है, कोई हिंदी विषय में बहुत अच्छा है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो कोई वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलता है, कोई बातें बहुत अच्छी कर लेता है,
ये भी तो एक अभिक्षमता है, क्योंकि बातें करना भी तो कोई आसान काम नहीं है ना। हमारे जो नेता लोग हैं वो किस प्रकार हमें बातों में उलझा लेते हैं। तो यह भी एक योग्यता ही है, यह भी क्या है, एक योग्यता ही है। तो अर्थात किसी विशेष हुनर को प्राप्त करना या किसी विशेष हुनर हमारे अंदर होना, वो ही हमारी अभिक्षमता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से जिसमें किसी प्रकार की अभिक्षमता ना हो। हर व्यक्ति में कोई ना कोई जो है वो क्या है, विशिष्ट गुण है, कोई ना कोई विशेष योग्यता है, कोई ना कोई जो है वो अभिक्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है वो विशेष योग्यताएं रखता ही है। तो आप अपनी अपनी सारे बच्चे अपनी अपनी अभिक्षमता को पहचाने और कमेंट करके बताएं कि आप में कौन सी अभिक्षमता है या आप में कौन सी ऐसी विशेषता है। यह विशेषता जन्मजात भी हो सकती है, ये अर्जित भी हो सकती है। जन्मजात थोड़ी कम होती है। जन्मजात कौन सी होती है, शरीर से संबंधित, जैसे कोई बहुत सुंदर है तो ये जन्मजात हो सकती है, लेकिन जनरली ये अर्जित होती है ना। आगे बढ़ते हैं। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने से कुछ तथ्य प्रकट हुए हैं, जैसे कि किसी विशेष क्षेत्र में निपुणता ज्ञात करने से व्यक्ति की अभिक्षमता उत्पन्न होती है। जैसे आपने बीएड कर लिया और बीएड करने से और एमएड करने से क्या हो गया, आप अध्यापन के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर ली। तो आपकी अभिक्षमता क्या है कि आप एक अच्छा अध्यापक हैं। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ज्ञान के लिए सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति एमबीबीएस कर लेता है तो वो डॉक्टरी के क्षेत्र में अभिक्षमता अर्जित कर लेता है। अच्छा, चना फाड़ने और जेट गालने की क्षमता है तो फिर भेजो थोड़े चने, है ना। हरे चने की सब्जी खाई है क्या आपने कभी? हरे चने, अभी तो शायद चने निकलने लगे हैं, लोग चने पाड़ने लगे हैं, उनको उखाड़ कर और एक स्थान पे इकट्ठा किया जाता है। और जेट किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जानते नहीं है जेट किसे कहते हैं। जानते हैं आप में से चनों की जेट किसे कहते हैं? कि आप चनों को ऐसे एक हाथ से इधर वाले में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जितना थारा हाथ में नावड़े बीता चीड़ा का बूटा पाड़ लिया। अपन चीड़े कैसे पाड़ते, मेरे भी फाड़े हुए। हम खेत में जाते थे, ऐसे लगते थे, एक हाथ से इधर इधर, दूसरे हाथ से इधर इधर, और दोनों को फिर एक साथ मिलाया और एक स्थान पे रख दो। आपके हाथ में कितने सारे चने यानी एक बार में आप उखाड़ सकते हो, उनको एक स्थान पे रखना ही जेट कहलाता है। क्या कहलाता है? जेट कहलाता है। तो चना की जेट गालो पहले तो, फिर बाद थोड़ी दिन सूख गए, फिर बाद ने सगड़ा ने एक जगह भेड़ी करो, बन आपा के कवा खड़ो कवा नहीं लखा सारी चना की जेट ने एक जगह भेड़ी कर लिया आपने, देखो खेत में बढ़िया स्थान हुआ ऊंचो टिब्बा टाइप को, और फिर बैठा आपा चारों मेर के कर देवा कांटा की छोटी सी जो है वो बाढ़ टाइप कर दे ताकि आवारा पशु में घुसने जावे, और फिर बैठा बात चना ने जो आपा निकाल कर बोरी भर के और फिर घर लिया वहां। और सीमा जी कह रहे हैं कि इन्हें राजनीति में जाना है, बिल्कुल जाएं। रिटायरमेंट होने के बाद जाओगे क्या आप? जब 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे तो फिर बाद में नेता बन जाओगे। अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या आता है। पहली बात तो क्या है, किसी क्षेत्र में निपुणता ज्ञात करना। दूसरा है अंतः शक्ति को अभिक्षमता में पाई, अंतः शक्ति जो अभिक्षमता में पाई जाती है वह जन्मजात भी हो सकती है या वो अर्जित भी हो सकती है। यानी अभिक्षमता आपकी या तो जन्मजात हो सकती है या फिर वो आपकी क्या हो सकती है, अर्जित भी हो सकती है। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है और अर्जित भी हो सकती है। तीसरा है अभिक्षमता वह गुण है जिसके माध्यम से भविष्य में व्यक्ति के
निष्पादन का ज्ञान और मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके बाद देखिए क्या आता है, मनोवैज्ञानिकों ने अभिक्षमता को मापने हेतु कुछ परीक्षण निर्मित किए जिन्हें अभिक्षमता परीक्षण कहते हैं। अभिक्षमता परीक्षण से तात्पर्य यह है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता को मापने के लिए बनाया जाता है। यह उपलब्धि परीक्षण से अलग होता है क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में व्यक्ति किसी विशिष्ट और निपुणता के क्षेत्र का पता परीक्षण दिए जाने के बाद लगाया जाता है, जबकि अभिक्षमता परीक्षण के पहले की स्थिति पर प्रकाश डालना होता है। देखो आज हमने पढ़ा था ना उपलब्धि परीक्षण, एक तो होता है उपलब्धि परीक्षण। अच्छा, उपलब्धि क्या होती है? जिस क्षेत्र में हम बहुत अच्छे हैं वही हमारी उपलब्धि होती है। वैसे अभिक्षमता और उपलब्धि में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम टू सेम ही होती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारी बहुत ज्यादा रुचि होगी उसी क्षेत्र में हम क्या प्राप्त करेंगे? उपलब्धि प्राप्त करेंगे, और वही क्षेत्र हमारी अभिक्षमता कहलाएगा। लेकिन अंतर क्या है कि उपलब्धि में तो परीक्षण उपलब्धि का किया जाता है, जबकि अभिक्षमता का जो है वो, जैसे कोई बालक जो है वो हिंदी में बहुत अच्छा है तो हिंदी उसकी क्या हो गई? उपलब्धि हो गई। तो इसमें तो हम हिंदी में वो कैसा है इसका ज्ञान करते हैं, और अभिक्षमता में क्या करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि बालक किस विषय में ज्यादा अच्छा है, कि हिंदी में है तो हिंदी में उसको और अच्छा करने का प्रयास किया जाता है, अभिक्षमता को और बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसमें थोड़ी स्थिति बाद की और इसमें थोड़ी स्थिति पहले की है। तो किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति के निष्पादन के बारे में पूर्व कथन करने वाले संज्ञानात्मक परीक्षण को ही अभिवृत्ति नहीं होगा यहाँ पर, अभिक्षमता परीक्षण कहा जाता है। इस परीक्षण से जो पूर्व कथन का कार्य करते हैं, यह संज्ञानात्मक कौशल को नहीं मापते, वे अभिक्षमता परीक्षण नहीं कहलाते हैं। जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा है और वो बहुत ज्यादा बातें करता है ना, बहुत ज्यादा नाटक करता है, बहुत ज्यादा ऐसे इधर उधर की बातें करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? बेटा तू तो पढ़ के निकालते होगा, तू तो कोई नेतो ही बना हो, और जिको टाबर बड़ो होशियार हुआ पढ़ाई में बे ना पकेगा, बेटा तू निश्चित तौर पर कोई बड़ो डॉक्टर बना हुआ नहीं। आप भविष्यवाणी कर सका कोई टाबर की अभिक्षमता देखकर। संज्ञानात्मक कौशल के मापन हेतु कुछ परीक्षण दिए गए हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी हो गया। यदि इन परीक्षणों को व्यक्ति की क्षमता के पूर्व कथन करने हेतु काम में लिया जाता है तो इन्हें सामान्यतः अभिक्षमता माना जाएगा, परंतु इन परीक्षणों के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में ही व्यक्ति के निष्पादन के बारे में पूर्व कथन करते हैं तो इसे विशिष्ट अभिक्षमता मापन या परीक्षण कहा जाता है। अभिवृत्ति का मापन कैसे होता है, आइए चर्चा करते हैं। कई तरह की अभिक्षमता लक्षणों द्वारा अभिक्षमता मापन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, बहु अभिवृत्ति परीक्षण माला और विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण माला। ये अभिवृत्ति शब्द यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि गलत तो नहीं, अभिवृत्ति नहीं होना चाहिए था, अभिक्षमता ही होना चाहिए था। यहाँ पर भी अभिक्षमता, ठीक है। बहु अभिक्षमता परीक्षण माला, ये क्या होता है? मल्टी एप्टीट्यूड बैटरी, जिन परीक्षणों के द्वारा एक साथ कई क्षेत्रों में अंतर्निहित क्षमता को मापा जा सकता है, उन परीक्षणों को बहु अभिक्षमता परीक्षण माना जाता है। यानी कई बार क्या होती है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनमें अलग अलग क्षेत्र में अभिक्षमता होती है। उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण दोनों अलग अलग, वैसे दोनों चीजें एक ही है बट दोनों अलग अलग। अभिक्षमता के अंदर तो हम बालक की सभी क्षमताओं को मापते हैं, और उपलब्धि परीक्षण में केवल हम एक विशिष्ट क्षेत्र की उपलब्धि का मापन करते हैं। सीमा मीना जी, केवल एक विशिष्ट क्षेत्र की उपलब्धि का मापन करते हैं। यहां पर देखिए, जो बहु अभिक्षमता परीक्षण माला है उसमें बच्चों की बहुत सारी अभिक्षमताओं को मापा जा सकता है। फिर आती है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण, DTA नियोजन परीक्षण, एम्प्लॉयमेंट टेस्टिंग शॉर्ट में इसको कहते हैं। कार्य में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। बिनेट
सिरोस और वेस्टमैन ने सबसे पहले इसका जो है निर्माण किया और इसके पश्चात इसके कई संशोधित संस्करण जो है प्रकाशित हो चुके हैं। और एक बात याद रखना, इसमें कुल 8 उप परीक्षण भी होते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अब तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दूसरा परीक्षण आता है सामान्य अभिक्षमता परीक्षण माला, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्टिंग बैटरी। 1962 में अमेरिकन नियोजन सेवा ने इस परीक्षण को बनाया और इसका उपयोग सैन्य सेवाओं में किया जाता था। इस परीक्षण में 9 कारकों को मापने के लिए 12 उप परीक्षण व 12 विभिन्न कारक इस प्रकार के थे, ठीक है, इसके अंदर थे। तीसरा आता है प्लेंगेन अभिवृत्ति परीक्षण, FACT के नाम से इसको जाना जाता है शॉर्ट में। ये वह महत्वपूर्ण परीक्षण माला है जिससे व्यवसायिक परामर्श और कर्मचारी चयन हेतु उपयोग किया जाता है। प्लेंगेन ने इस परीक्षण माला को निर्मित किया और 21 व्यवसायिक अभिवृत्तियों को इसमें मापा जाता है। जैसे कोई कंपनी है और वो अपने यहाँ एम्प्लॉय रखना चाहती है बहुत सारे, तो एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के लिए इस प्रकार का परीक्षण किया जा सकता है कि उस कंपनी के जो विशेष कार्य है, क्या वो लोग उस विशेष कार्य को करने में सफल होंगे कि नहीं होंगे। इसके बाद आता है ठीक है, इसके बाद आता है आपका विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण। विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण में क्या है देखिएगा, इसके अलावा जिसमें शाब्दिक परीक्षण जो है वर्बल टेस्ट होता है 19 व्यावसायिक अभिवृत्तियों को मापने हेतु, और क्रियात्मक परीक्षण शेष 2 अभिवृत्तियों को मापने हेतु होता है। इस परीक्षण के क्रियात्मक हेतु संपूर्ण माला को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसे पूरा करने के लिए करीब 10 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यानी इसमें 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक तो क्रियात्मक टेस्ट होता है और एक होता है शाब्दिक टेस्ट, जिसमें एक में तो कोई काम करवाया जाता है जैसे अपन ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल करते हैं वैसे, और दूसरा जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है, शाब्दिक होता है। विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण, विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जो विशिष्ट अभिवृत्तियों को मापने के लिए प्रयोग होता है। व्यक्ति के भीतर किसी विशेष तरह की क्षमता होती है जिसे विशिष्ट अभिवृत्ति या अभिक्षमता कहा जा, अभिक्षमता होना चाहिए था यहाँ पर, अभिक्षमता कहा जाता है। इस अभिक्षमता को मापने के लिए परीक्षणों को वर्णित किया गया, जैसे कि लिपिकीय अभिक्षमता परीक्षण। यह अभिक्षमता परीक्षण किसी व्यक्ति की लिपिकीय अभिक्षमता, जैसे कि किसी कार्य को वो कितना तेजी से कर सकता है। जैसे लिपिक का मुख्य कार्य होता है टाइपिंग करना, तो इसमें हम एक व्यक्ति कितना बेहतर तरीके से जो है वो टाइप कर सकता है, इसका परीक्षण हम कर सकते हैं इसमें। इस परीक्षण का प्रमुख उदाहरण है माइनेसोटा लिपिकीय परीक्षण। इसमें 2 भागों में बांटा जाता है, संख्या तुलना जिसमें 2 लंबी संख्याओं की तुलना की जाती है, और एक एवं नाम तुलना जिसमें 2 नामों की तुलना की जाती है। यानी एक जैसे लिपिकीय कोई परीक्षा हो रही है जैसे LDC की, तो उसमें इस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं कि कोई संख्या दे दी जाएगी, 2 संख्या दे दी जाएगी और उसकी तुलना करवा ली जाएगी, या फिर कोई 2 नाम दे दिए जाएंगे और उसकी तुलना इसमें जो करवाई जा सकती है कि जो LDC या ऐसे लिपि के पोस्ट पर कार्य करने वाला व्यक्ति है वो कितना बेहतर तरीके से तथ्यों को समझ पा रहा है, उसकी टाइपिंग कैसी है, वो संख्या का ज्ञान जो है कितना रखता है। इस तुलना के पश्चात व्यक्ति यह बताता है कि यह भिन्न है या एक, और इन सभी का उत्तर एक समय सीमा के अंदर जो है देना होता है। दूसरा आता है इसमें यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण। यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण को मापने हेतु इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः यांत्रिक अभिवृत्ति के प्रत्येक पहलू को मापने हेतु अलग अलग परीक्षणों को बनाया गया है जो निम्नलिखित है। जैसे यांत्रिक अभिवृत्ति परीक्षण हो गया, सूचना परीक्षण हो गया, इसमें सूचना को देखा जाता है, और यांत्रिक तर्कना परीक्षण हो गया, दक्षता परीक्षण हो गया, स्थानीय संबंध परीक्षण हो गया। ये सारे परीक्षण इसमें आते हैं। सीटेट में फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रीट में यहाँ से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं, इतने ज्यादा गहरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो ये यूनिट नंबर 1 आपकी पूरी हो चुकी है यार। कल हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2, और 2 नंबर यूनिट हमारी क्या है, व्यक्तित्व।
स्वभाव एवं व्यक्तित्व। तो कल हम व्यक्तित्व के बारे में जो अध्ययन करेंगे, तो आप भी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ के आना। और व्यक्तित्व एक ऐसा यूनिट है जहां से बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो कल व्यक्तित्व पढ़ के आएंगे और व्यक्तित्व पर अपन जो है चर्चा करेंगे। और इस सेशन की सारी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम है, इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहां से आप सारे सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर जो है कदम बढ़ाते रहिएगा।